Yes, student, this is part 2 of chapter 7 and page number 75. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जादव पायेंग जो थे, जब वो अपने 10th एग्जामिनेशन के बाद अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने वहां पर देखा कि बाढ़ आई थी वहां, और जिसके बाद का जो नज़ारा था उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। अब उन्होंने वहां ऐसा क्या देखा कि वो इतने दुखी हो गए? Lying on the barren sandbar were the twisted lifeless bodies of dozens of snake. Barren मतलब होता है बंजर एंड सैंडबार मतलब रेत पर। तो वहाँ रेत के ऊपर ट्विस्टेड एंड लाइफलेस मतलब मरे हुए बॉडीज थी, डजन ऑफ स्नेक्स यानी सांप पड़े हुए थे वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्जन से ज़्यादा मरे हुए सांप की बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई थी। As the flood waters of the rivers had moved back, the snakes marooned on the sandbar had not found any place to take shelter. अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि फ्लड का जो वाटर था यानी बाढ़ का जो पानी था, जब वो बाढ़ कम हुई यानी जब वो पानी रिवर में वापस गया तो उसके साथ साथ बहकर जो स्नेक वहाँ पर आए थे वो वहीं सैंड बार में गरम रेत की वजह से मर गए, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला शेल्टर के लिए, क्योंकि वहाँ जो सी के अराउंड का जो एरिया था वहाँ कोई ट्री प्लांट कुछ भी ऐसा था ही नहीं जिसमें वो अपने आप को छिपा पाते, और गरम रेत की गर्मी की वजह से एंड सन की हीट की वजह से वो स्नेक्स वहाँ पर मर गए। विदाउट अ सिंगल ट्री और बुश to creep under to protect themselves from the scorching heat, the snake had all perished. Without a single tree, वहाँ पर एक भी सिंगल ट्री नहीं था, ना ही कोई बुश यानी कोई झाड़ियाँ या छोटा सा कोई प्लांट भी नहीं था जिसके अंदर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते। और ऐसी स्कॉर्चिंग मतलब झुलसाने वाली सन की हीट की वजह से वो सारे स्नेक्स जो थे वो सब अपनी जिंदगी से हार गए। पेरिश्ड यानी परास्त हो गए, हार गए। जादव पायेंग वेप्ट एज ही गेज्ड एट द लाइफलेस फॉर्म्स ऑफ द स्नेक। जादव पायेंग जो थे वो वेप्ट मतलब रोने लगे। गेज्ड मतलब जब उन्होंने ऐसी मरी हुई मतलब डेड बॉडीज को देखा सांपों की, तो ये सब देखकर वो रोने लगे और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। He was so upset that he went to speak to the tribal elders in the village nearby about what he had seen. वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ के जो आदिवासी हैं उनमें जो बड़े बूढ़े हैं उन बड़ों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो वो गांव में अपने बड़े बूढ़ों के पास गए और उनसे उन्होंने इस सब के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हर साल ऐसे ही बाढ़ आती है और इतनी सारी लाइफ्स उसकी वजह से तबाह हो जाती हैं। The wise elders told Jadav that they had seen similar events take place on the sandbar years after year. तो वहाँ के जो वो लोग थे उन्होंने जादव को बताया कि ये चीज़ तो वो हर साल देखते ही आ रहे हैं, मतलब इसी तरह यहाँ पर कई सारे स्नेक्स मरते रहते हैं। Nothing can be grown on this sandy piece of land, they said to Jadav, except perhaps bamboo. और उन्होंने कहा कि ये जो सैंडी लैंड है मतलब ये जो रेतीला लैंड है यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता, यानी कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री आप ग्रो नहीं कर सकते एक्सेप्ट बैम्बू। परहैप्स मतलब होता है शायद, कि उन्हें था कि यहाँ पर बैम्बू के अलावा और कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद जादव ने क्या डिसाइड किया? देन टच्ड बाय जादव सॉरो हिज अर्नेस्ट डिजायर टू हेल्प, The elders gave him 20 bamboo shoots and some seeds. अब क्योंकि जादव इतना परेशान था ये सब देखकर, तो उन लोगों ने क्या किया, जादव को 20 यानी 20 बैम्बू शूट्स दिए और उन्हें कहा, और कुछ सीड्स यानी कुछ बीज दिए और कहा कि हम तुम्हारी सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकते हैं, अब इसके सहारे अगर तुम कुछ भी कर सकते हो तो कर लो। Go and plant them on the sandbar yourself. और कहा गो जाओ और प्लांट देम यानी इनको खुद जाकर इस सैंड बार में यानी इस रेतीली मिट्टी में लगा दो। दे सेड जादव रियलाइज दैट ही वुड नॉट गेट एनी मोर हेल्प फ्रॉम द विलेजर्स। और जादव को ये रियलाइज़ हो गया कि ये गांव वाले
उसकी इससे ज़्यादा और कुछ सहायता नहीं करेंगे। मतलब उन लोगों ने सिर्फ उसे वो बीज दे दिए और कुछ बैम्बू शूट्स दे दिए, मतलब बैम्बू दे दिए लगाने के लिए, और कहा कि जाओ अब इनके जाके प्लांट्स ग्रो कर लो तुम, और लेकिन ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, हम तुम्हारी इससे ज़्यादा कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। सो अ सैड एंड पेंसिव जादव प्लांटेड द बैम्बू शूट्स ऑन द सैंड बार। तो जादव जो था, पेंसिव का मीनिंग होता है चिंताग्रस्त, तो दुखी और चिंताग्रस्त जादव ने बैम्बू शूट्स प्लांट करने शुरू किए। ही वॉज सो प्लीज्ड व्हेन दे टुक रूट एंड स्टार्टेड टू ग्रो। जब उन शूट्स ने रूट्स मतलब उनकी जड़ें वो हुई थोड़ी और उन पौधों ने बढ़ना थोड़ा शुरू किया, तो ये सब देखकर जादव जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। दैट ही डिसाइडेड टू प्लांट अदर वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज ऑन द सैंडबार बाय हिमसेल्फ। और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ बैम्बू नहीं और भी अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाएगा, और वो भी अपने आप। ही कलेक्टेड एंड प्लांटेड। अब देखो उनके बाद उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया और प्लांट किए। उन्होंने टीक के, सिल्क कॉटन के और भी ज़्यादा बैम्बू के सैपलिंग्स कलेक्ट किए और वहाँ पर ग्रो किए। सैपलिंग होता है जो छोटा पौधा होता है, मतलब बिल्कुल बच्चा पौधा जिसे हम कह सकते हैं। इट वॉज वेरी हार्ड एंड टायरिंग वर्क। क्योंकि ये सब वो अकेले ही कर रहे थे इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए, और साथ ही टायरिंग मतलब थका देने वाला काम था। जादव ट्रांसपोर्टेड टर्माइट्स, अर्थवॉर्म एंड रेड आंट्स टू द सैंडबार बिकॉज ही न्यू दैट दे वुड बुरो इनटू द हार्ड रॉकी सैंड। जादव ने क्या किया, वो कहीं से टर्माइट होते हैं दीमक, अर्थवॉर्म मतलब केंचुए आपने देखे होंगे, और रेड आंट्स यानी लाल चींटियाँ, वो कहीं से लेकर आए और उन्होंने वो उस रेती में छोड़ दी। क्योंकि उन्हें पता था कि ये तीनों ही कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, इस रेत में छोटे छोटे छेद, बुरो मतलब होता है बिल बना लेंगे अपने, यानी छोटे छोटे छेद कर देंगे, जिससे जो रेत है वो उसमें थोड़ी सी क्या होगा, छोटे छोटे मतलब गैप आएगा, तो उससे पौधों को हेल्प मिलेगी ग्रो होने में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई हुई है ना, ये ही है जादव पायेंग, और देखिए किस तरह से प्लांट ग्रो कर रहे हैं। और देखिए ये रेतीली मिट्टी है। जनरली हम जो भी प्लांट ग्रो करते हैं या कोई भी पौधा लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, उसी में प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाता है। ऐसी रेतीली मिट्टी में प्लांट को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो देखिए इन्होंने कैसे ये मुश्किल काम अपने आप कर दिखाया। सो आफ्टर दैट मेकिंग द सॉइल पोरस, फर्टाइल एंड ईजी टू प्लग। तो उन्हें पता था इससे सॉइल में छोटे छोटे छिद्र यानी छेद हो जाएंगे और वो फर्टाइल भी हो जाएगी और इससे ईजी होगा उसको प्लग करना। द रेड एंड्स bit his hand and legs many times, but Jadav ignored the pain and carried on his work with all his heart and soul. अब जब वो पौधे लगा रहे होते थे तो वहाँ जो इतनी सारी लाल चींटियाँ थी वो कई बार उनके हाथों को काट भी लेती थी, उनके पैरों में भी काटती थी, लेकिन जादव इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, इस सब दर्द को भूलते हुए अपने काम को करते जा रहे थे अपने दिलो जान से। स्लोली द ट्रीज दैट जादव प्लांटेड स्टार्टेड ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग आउट। अब धीरे धीरे जो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे वो ग्रो हो रहे थे और फैलते जा रहे थे। जादव कुड नॉट वाटर ऑल द ट्रीज बाय हिमसेल्फ, सो ही बिल्ट अ बैम्बू प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप ऑफ ईच सैपलिंग। अब देखिए इतने सारे ट्रीज थे तो उन सबको ट्रीज़ को ग्रो होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, सनलाइट, एयर एंड वाटर। सनलाइट उन्हें मिल रही थी, एयर भी मिल रही थी, तीसरी चीज़ वाटर जो थी। अब इतने सारे प्लांट्स में अकेले जादव जो हैं वाटर प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसका जुगाड़ किया। अब क्या जुगाड़ किया उन्होंने, ही बिल्ट अ बैम्बू प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप ऑफ ईच सैपलिंग। उन्होंने हर पौधे के ऊपर ना एक बैम्बू का छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर एक ही प्लेस्ड earthen pot with small holes in these. The water would gradually drip on the plant below and water them slowly until the pots became empty. और उन्होंने क्या किया, उस बैम्बू प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्थन पॉट यानी मिट्टी के घड़े लगा दिए और उनमें छोटे छोटे छेद कर दिए। अब क्या होता था, उन छोटे छोटे छेदों में से पानी धीरे धीरे करके टपकता रहता था और उन पौधों को मिलता रहता था जब तक कि वो घड़े खाली नहीं हो जाते थे, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े। ठीक है, वो उन्होंने सभी पौधों के ऊपर टांग दिए थे रस्सी और उसकी हेल्प से।
As the trees grew, many kind of bird, including vulture and migratory birds, flocked to the forest. जैसे जैसे पेड़ पौधे बढ़ते जा रहे थे, वहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड, जिसमें कि वल्चर यानी गिद्ध और भी माइग्रेटरी बर्ड जो थे उस जंगल में इकट्ठे होते जा रहे थे. फ्लॉक्ड मतलब आते जा रहे थे. देन अदर एनिमल्स अपीयर्ड, और इसके साथ साथ जैसे जैसे बर्ड आ रहे थे वैसे वैसे और एनिमल्स भी आ रहे थे. स्टूडेंट्स, माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड होते हैं जो बर्ड एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. पानी खाने या फिर क्लाइमेट की वजह से वो अपनी जगह बदलते हैं. तो ऐसे बर्ड्स, उसके साथ साथ और एनिमल भी दिखने शुरू हो गए अब जादव के जंगल में, जो थे रैबिट यानी खरगोश, डियर मतलब हिरन, वाइल्ड बफेलोज यानी भैंस, एप्स, राइनोज, बंगाल टाइगर, एंड फाइनली इवन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट. हर्ड मतलब होता है झुंड, और उसके साथ साथ एक हाथियों का झुंड भी उनके जंगलों में आ गया था. When elephant and wild animals in Jadav's forest began to stray to nearby villages and damage the crops, the villagers were furious. अब क्योंकि वहाँ इतने सारे जंगली जानवर थे, तो उनमें से जो हाथी थे और अलग और भी वाइल्ड एनिमल्स थे, वो स्ट्रे यानी भटकते हुए पास के गांव में पहुँच जाते थे और वहाँ के लोगों की क्रॉप्स यानी जो फसल थी उसको ख़राब कर देते थे. इसकी वजह से वहाँ के लोग क्या हो गए, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेन करने डिसाइड किया जादव से. दे थ्रेटेंड टू डिस्ट्रॉय जादव फॉरेस्ट एज इट्स एनिमल वर रूइनिंग देयर क्रॉप्स एंड लाइवलीहुड. और उन्होंने जादव को थ्रेट किया मतलब डराना शुरू कर दिया कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी बर्बाद कर देंगे जादव के फॉरेस्ट को, क्योंकि उसके जो एनिमल हैं वो उनकी सारी क्रॉप्स को रूइन कर रहे हैं, मतलब ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. Jadhav responded by planting more trees, especially banana trees, which were the favorite food of elephant in his jungle. अब इसके बाद क्या होना चाहिए था, जनरली ये होता है कि जब हमें कोई डराए तो हम तो डर जाते हैं, लेकिन जादव वैसे नहीं थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें क्या किया, और ज़्यादा ट्रीज़ लगाए अपने जंगल में, जिसमें ज़्यादातर उन्होंने बनाना ट्रीज़ लगाए. बनाना क्या होता है, केला, और वो ऐसा फूड है जो कि एलिफेंट्स को बहुत पसंद है. तो मतलब वो गांव वालों को डराने के बावजूद भी डरे नहीं और अपना काम अच्छे से करते चले गए आगे. और देखो फिर उसका क्या रिजल्ट मिला उन्हें. टुडे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ अ रिवर क्रिएटेड सिंगल हैंडेडली बाय जादव पायेंग कवर्ड 1360 हेक्टेयर्स. तो आज के समय में वर्ल्ड का यानी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जो रिवर ब्रह्मपुत्र के पास है, जो सिर्फ अकेले जादव पायेंग ने ही बनाया, क्रिएट किया. और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, 1360 हेक्टेयर का एरिया इसने कवर अप किया हुआ है, जिसे मोलाई काठोनी नाम से जाना जाता है. मुलाई इज जादव पेट नेम. अब इसका नाम मुलाई क्यों पड़ा, क्योंकि मुलाई जो है वो जादव का पेट नेम है. जैसे हम सभी के घर के कुछ नाम होते हैं ना, ऐसे ही जादव का पेट नेम मुलाई है. एंड काथोनी इज असमीज मीन्स वुड, और काथोनी का मतलब होता है वुड मतलब लकड़ी. इन 2015 यानी 2015 ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड जादव पायेंग बाय कन्फेरिंग द पद्मश्री, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन हिम. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी इंडिया की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑनर करना मतलब उनको जादव पायेंग को उपाधि प्रदान की पद्मश्री की. पद्मश्री अवार्ड होता है जो इंडिया का 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उन्हें दिया गया उनके इस अच्छे काम के लिए. Jadhav Payeng's exceptional achievement are a reminder to all of us that sometimes even just one ordinary person with good intentions, determination and willpower can bring great change to the world. अब जादव पायेंग का जो ये की गई अचीवमेंट है, ये हम सभी को ये सिखाती है कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी यानी एक आम आदमी ही अगर अच्छी इंटेंशन के साथ और डिटर्मिनेशन यानी अपने विश्वास और अपनी विल पावर के साथ कुछ करने का डिसाइड कर ले, तो वो पूरे वर्ल्ड में चेंज ला सकता है. तो स्टूडेंट, इससे आपने क्या सीखा
इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई भी काम करने के लिए सभी लोगों की ही ज़रूरत है। आप एक अकेले ही अगर कोई काम करने को डिसाइड करेंगे और उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो काम ज़रूर पूरा होगा, बस आपको उस काम को करने से पीछे नहीं हटना है। So hope you like the video, student. I'll send the PDF of question answer and back exercise in your WhatsApp group. Thank you so much.